कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो है क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री 2016 के यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आज मैं लेकर के आया हूँ। तो देखिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोना धातु यानी सोना धातु जो होता है, सोना क्या है, धातु जो होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है तो उनका -2 होता है। तो इसी प्रकार से सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो देखिए सोना धातु जो होता है वो डी ब्लॉक में होते हैं और डी ब्लॉक के 8वें ग्रुप में होते हैं। तो 8वें में नहीं, हाँ 8वें ग्रुप में होते हैं। तो 8वें ग्रुप में जो होते हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 होता है। उस ग्रुप में जितने भी होंगे सभी का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो अब आपको समझना होगा कि लायोफिलिक कोलाइड क्या है। तो लायोफिलिक कोलाइड समझने के लिए आपको एक बात याद रखना होगा कि परिक्षिप्त माध्यम जो होते हैं वो अगर किसी पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है तो उसी को हम कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, यानी कि दूध तो भैंस घास खाती है तब बनता है, लेकिन गोंद के बारे में अगर सोचते हैं आप, कुहासा भी तो अपने आप आता है और रक्त खून तो बनता है। लेकिन गोंद के बारे में अगर जानते हैं तो गोंद क्या करता है, गोंद में पिल्लू जो होता है यानी कि जो कीट पतंग होते हैं वो क्या करता है, दूसरे पदार्थ को यानी कि रस चूस कर और उसमें दूसरे पदार्थ को मिलाया जाता है। मान के चलिए बाज़ार में जो गोंद मिलता है उसी के बारे में हम बात करते हैं। किसी दूसरे पदार्थ को लेकर के उसमें फिर दूसरे पदार्थ को मिलाया जाता है तो वो उसमें क्या होता है, गोंद होता है। तो यही कहने का मतलब यही है कि जब किसी परिक्षिप्त अवस्था में किसी दूसरे पदार्थ को मिलाया जाता है और वो अगर किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को हम कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड। तो ये गोंद क्या है, गोंद हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है, लायोफिलिक कोलाइड है। और अब आप अगर बात करेंगे दूध का, तो ये जो दूध है ये दूध है लायोफोबिक कोलाइड। कुहासा भी लायोफोबिक है और रक्त भी लायोफोबिक कोलाइड है। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। शक्तिशाली मतलब क्या, मजबूत, यानी कि ऐसा ऑक्सीकारक पदार्थ जो किसी से भी रिएक्शन कर लेता है। तो एक ही होते हैं ऐसे जो किसी से भी रिएक्शन कर लेता है, वो है F2 यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन को अगर फ्री स्टेट में छोड़ दिया जाता है तो ये किसी से भी रिएक्शन कर सकता है। क्लोरीन भी नहीं करेगा और ब्रोमीन भी नहीं करेगा, आयोडीन भी नहीं करेगा, क्योंकि एकमात्र ऐसे होते हैं जो फ्लोरीन जो किसी से भी रिएक्शन कर सकता है। तो ये क्या हुआ, शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। और इनकी निगेटिविटी यानी ऋणात्मकता जो होती है, ऋणात्मकता गुण वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप सबके सामने है कि निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो देखिए हम बताना चाहते हैं, तो चतुष्फलकीय आकृति निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो निकेल का अगर आप X रखते हैं उसमें Cn का होता है 0। तो अगर 0 रखिएगा तो ये तो पूरा 0 हो गया, बराबर में -2। तो -2 तो ये तो 0 के लिए बता दिया, ये भी गलत है। फिर अगर PD में लीजिएगा तो PD में Cn है तो Cn का तो 0 होगा, लेकिन Cl का देखिए यहाँ -4 है, ठीक है, और उस साइड -2 को दे दीजिए तो -4 और +4 हो जाएगा उस साइड। तो यही इनका राइट आंसर हो जाएगा, सी इनका राइट आंसर है। आकृति चतुष्फलकीय PdCl4 2 का होता है। तो फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान कितना होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको पहले एक रिएक्शन जानना होगा कि इनका जो मान होता है वो होता है 0.693/K, 0.693/K। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो आपका ऑप्शन बी राइट है, बी राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है
कह रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। फैराडे का जो विद्युत अपघटन नियम होता है वो किससे संबंधित है। क्या परमाणु भार से। तो हम एक फॉर्मूला आप सभी को बताते हैं कि W क्या होता है। W होता है, W समानुपाती होता है I/T का। तो यही बोलता है कि निम्न में से ये विद्युत अपघटन जो है वो किससे संबंधित है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, समतुल्य भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतुल्य भार। तो समतुल्य भार जो देखिए किसके समानुपाती है, इलेक्ट्रोलाइट के, यानी विद्युत अपघटन का समानुपाती होता है कौन, समतुल्य भार। तो यहाँ इनका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डी, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार के समानुपाती होता है। कैसे पता किए, क्योंकि वो फार्मूला से। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला देखिए, अगला बोला जा रहा है कि सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार किसको कहते हैं। तो HGS को पहले छोड़ दीजिए, पहले देखिए इन सब ऑप्शन को देखिए क्या कर रहा है। तो PbS को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लेड सल्फाइड। क्या बोलते हैं, लेड सल्फाइड। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। फिर इसको H2S को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। और HGS को ही बोलते हैं सिनेबार। HGS राइट आंसर हो गया, HGS। फिर अगला देखिए, अगला क्या कहा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। मतलब परमाणु द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए बराबर एक फार्मूला होता है P+N, P+N, यानी कि एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो बराबर होता है वो होता है प्रोटॉन और प्लस का चिन्ह जो उसको बोलते हैं, और न्यूट्रॉन के दोनों का जो योग होता है उसके बराबर होता है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योग के बराबर। ये फार्मूला कई बार पूछा जाता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि Z=P/E, Z=P/E। इसके कहने का मतलब ये है कि ये परमाणु संख्या है। जेड को बोलते हैं परमाणु संख्या, और पी को बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब परमाणु की संख्या और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर होता है। यह भी कई बार पूछा जाता है कि परमाणु संख्या बराबर होते हैं, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लास्ट में कहा जा रहा है कि बिना बूझा चूना को जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया देती है, तब कौन सा अभिक्रिया देगी। जब बिना बूझा चूना को हम जल में डालेंगे। तो देखिए, अब पहले फॉर्मूला इनका पता होना चाहिए कि बिना बूझा चूना का क्या होता है। तो बिना बूझा चूना का फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम किस में डाल देंगे, जल में डालेंगे। जल में डालने के बाद ये बनाएगा क्या, तो CaOH2, CaOH2 बनाएगा। तो देखिए कैल्शियम एक है तो इस साइड भी एक है, ठीक है। O देखिए, O इस साइड 2 है तो इस साइड भी 2 हो गया, यहाँ देखिए 2। फिर H2 है तो H2 हो गया। तो ये क्या किया, सभी जल यहाँ से उड़ गया, तो यहाँ कौन सा होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, क्योंकि हम रिएक्शन से आप सभी को बता दिए हैं। तो फिर अगला देखिए, अगला 10 नंबर का बोला जा रहा है क्वेश्चन कि डी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो पहले आप एस ऑर्बिटल का पता कर लीजिए क्या होता है। तो देखिए एस का अगर आप पता करेंगे तो एस जो होता है वो गोलीय होता है, एस गोलीय होता है। फिर डम्बेल किसका होता है, तो पी जो होता है उसका डम्बेल होता है, पी डम्बेल होता है। फिर डबल डम्बेल किसका होगा, तो डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बेल की तरह होता है। तो इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर आप देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कपड़ा धोने का सोडा होता है। तो कपड़ा धोने का सोडा को हम क्या कहेंगे, पहले देखिए सभी ऑप्शन जो हैं उनको चेक कर लीजिए क्या बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। फिर इसको क्या बोलते हैं, सोडियम यानी कास्टिक सोडा, इसी को बोलते हैं। डी नंबर का जो ऑप्शन है उसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। फिर सी नंबर का जो है उसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, ए नंबर का ऑप्शन को, तो इसी को बोलते हैं कपड़ा धोने का सोडा, यानी Na2CO3 × 10H2O को हम बोलते हैं कपड़ा धोने का सोडा। आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 12 नंबर का कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब पहले क्षारीय मृदा धातु किसको कहेंगे, पहले ये तो आप पता कीजिए। तो क्षारीय मृदा धातु हम बोलते किसको हैं, देखिए पहले मृदा धातु अगर कोई बोला जाए
तो उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। अगर बोलते हैं किसको, तो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप होता है उनको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय मृदा धातु एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप जो होता है उसको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो दूसरा ग्रुप है कौन, दूसरा ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आते हैं, तो जैसे मान के चलिए मैग्नीशियम आता है। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकालिए। तो मैग्नीशियम में कौन चले आएगा कोष्ठ में, तो नियन चले आएगा। ठीक है, 1s2s2 भी चले गया, तो बचा क्या 3s और पीले यहाँ ये तो 10 ले लिया, तो बचा कितना 2, तो 10 2 12, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या होता है परमाणु संख्या 12। तो यहाँ तो 10 ये और 2 ये, तो 10 2 12 पुर गया। तो ये 3 को ही बोला जाता है n। फिर से बता देते हैं, जैसे इनका लास्ट वाला जो आया था वो आया था 3s2। क्या आया था 3s2। तो 3 को हम क्या बोलेंगे n, फिर s और 2। तो इसी कारण से क्षारीय धातु जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं NH2। इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि बुझा हुआ चूना है, मतलब क्या बुझा हुआ चूना हम किसको बोलेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना बोलेंगे। बुझा हुआ चूना किसको बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को फिर क्या बोलेंगे, तो इनको बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना। इनको क्या बोलेंगे, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना। और इसको क्या बोलते हैं भखड़ा चूना, और इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। इनको बिना बुझा हुआ चूना बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे, तो इनको बोलेंगे बुझा हुआ चूना। इनको क्या बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला कहा जा रहा है कि बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2 है, यानी कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। तो फर्स्ट से आप लिखिए पहले 1s2 2s2p 2s2p, p पे कितना होता है 6, 3s2 3p6, फिर ये क्या है 4s2 3d6। अब सभी का जो ऊपर में वैलेंसी है उनको जोड़िए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। तो 26 आया परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। तो 26 में क्या आता है आयरन, लेकिन यहाँ आयरन तो है नहीं, तो यहाँ इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन गलत दिया है। ऐसा बोर्ड हर बार करता है, तो आप लोग सोच समझ के आंसर देंगे। इसमें से कोई नहीं होगा, होगा क्या आयरन। अब देखिए बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बोरॉक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। तो पहले बोरॉक्स का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए बोरॉक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O5 OH4 इंटू 8H2O। तो बोरॉक्स का जब फॉर्मूला याद रहेगा तो हम उसका रासायनिक नाम भी याद बता देंगे। तो देखिए इसमें सोडियम टेट्राबोरेट, तो देखिए सोडियम फिर टेट्राबोरेट, टेट्रा मतलब क्या, यहाँ देखिए OH4 मतलब OH4 को क्या बोलेंगे, 4 जहाँ रहता है उसको हम टेट्रा बोलते हैं। फिर बोरेट, तो B4O5 को क्या बोलेंगे बोरेट। तो सोडियम टेट्रा बोरेट किससे हमें पता चला, तो इनका फार्मूला ये जो दिया हुआ है फार्मूला, इनसे हमको पता चला कि इनका जो होता है वो सोडियम टेट्रा बोरेट होता है। फिर देखिए यहाँ 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, यानी बोरॉन ये जो है बोरॉन देखिए गाइस जी यहाँ कहा जा रहा है कि बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। मतलब बोरॉन जैसे मान के चलिए हम शुरू से बता देते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में कौन होता है हीलियम हेलिना, फिर सेकेंड ग्रुप में कौन होता है बेटा मांगेकार, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम। फिर थर्ड में कौन होता है बोरॉन और सिलिकॉन, नहीं बैगन आलू यहाँ और सिलिकॉन नहीं होगा। फिर आता है कार्तिक श्री गणेश,
तो यहाँ सिलिकॉन आ गया। तो उस विकर्ण संबंध क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन इसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाएगा, बेरिलियम इसके साथ, और बोरॉन तो सिलिकॉन के साथ। बोरॉन किसके साथ, सिलिकॉन के साथ दर्शाएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कौन, सिलिकॉन के साथ। आप लोगों को मैंने बताया अभी कि बोरॉन सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध दर्शाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। तो इसमें देखिए पहले आपको एक पता करना होगा किसमें कार्बन फ्री है। तो एंथ्रासाइट कोल जो होता है उसमें सभी कार्बन घिरे होते हैं एक दूसरे से। तो फिर आप हीरा का बात कीजिए और ग्रेफाइट का बात कीजिए। तो हीरे में जो होते हैं इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे तो इसमें sp3 होता है। मतलब क्या, इस पे 3 होता है और एस पे 1, मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन 4 होता है। 4 होने का मतलब ये है कि इनमें जितने भी कार्बन होते हैं, इसमें जो कार्बन होते हैं, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और यहाँ 4 से ये घिरा हुआ है। तो इसका तो सभी कार्बन क्या है, 4 से घिरा हुआ है। लेकिन ग्रेफाइट में 3 ही कार्बन घिरे रहते हैं और एक फ्री स्टेट में होते हैं। तो एक जब फ्री स्टेट में रहेगा ये ही ना किसी से रिएक्शन कर लेगा, तो रिएक्शन करेगा तो वो ही ना चालक होगा किसी का। तो इसमें कौन है, तो यानी ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का अच्छा चालक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। यानी कार्बनिक यौगिक जो होता है उसमें कौन सा तत्व, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, क्या हाइड्रोजन, क्या नाइट्रोजन उपस्थित रहेगा, नहीं। कौन होगा, कार्बन होता है। क्योंकि मैथ एथ प्रॉब जो पढ़ते हैं उसमें C1 C2 C3 C4 इसी तरह ना मैथ एथ प्रॉब ब्यूट, तो कार्बन ही होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है, मतलब क्या, चेन रूल। मतलब क्या, मान के चलिए यहाँ कार्बन कार्बन मिल के 4 कार्बन दिए तो ये क्या बनाया, ब्यूट। ठीक है, यानी श्रृंखला गुण चेन रूल इसी को कहते हैं। फिर क्या, 5 अगर कार्बन देखे तो ये पेंटेन बनाएगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वही बोलता है श्रृंखलन गुण कौन दर्शाता है, तो कार्बन ही ना श्रृंखलन गुण दर्शाता है। क्या आपको फास्फोरस कभी देखे हैं ये चेन रूल बनाता है, सल्फर को ही देखें हैं कभी चेन रूल बनाते हुए, तो कौन बनाता है, बी नंबर राइट आंसर। कौन बनाता है, तो आप सभी आंसर देंगे बी, कार्बन श्रृंखलन गुण बनाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। मतलब ऐसा कौन है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन से किसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो आप सभी को पता होगा कि 3 ही ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, FON। मतलब इसमें भी कौन, इसमें भी फोन में F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और O का भी साइज इससे बड़ा होता है, और नाइट्रोजन का भी साइज F से बड़ा होता है। लेकिन साइज इनका छोटा होने के कारण ये किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, और यही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। तो F जहाँ भी रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा A, BF3। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। तो एल्कीन जो होता है वो योग करता है, मतलब क्या, वो जोड़ता है, तो ये योगात्मक अभिक्रिया देता है। फिर अगला देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, कार्बन कार्बन, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन एकल बंधन की लंबाई है। मतलब ये जो एकल बंधन बीच में बना है इनके बीच लंबाई कितना है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा C, 1.54 एंगस्ट्रॉम का होता है। फिर पूछता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता आप नहीं जानते हैं, इनका एक रूल बता देते हैं, कार्तिक, श्री, गणेश, शंकर, पार्वती। यानी इनके ग्रुप में कितने भगवान आए हैं, तो कार्तिक, श्री, गणेश एक भगवान हुआ, शंकर, पार्वती 4 भगवान आए, तो इनका वैलेंसी हो जाएगा 4, यानी संयोजकता कितना हो जाएगा 4। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। मतलब कार्बनिक ठोस जो होता है उनका शुद्धता का लक्षण क्या है, वो शुद्ध क्यों होते हैं। इनका भी कोई न कोई राइट आंसर होगा। तो इनका जो गलनांक होता है वो गलनांक के कारण ही उनका शुद्धता का लक्षण है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर का, कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। क्या मैग्नीशियम पाया जाता है,
यानी समुद्री जल में जो होते हैं वो उसमें आयोडीन होते हैं, सीधी बात सी है, सभी को याद होगा उसमें आयोडीन होते हैं। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, तो सीएनजी में मुख्य रूप से कौन होंगे, उसमें मेथेन होता है। कौन होता है, मेथेन होता है। या पूछ भी सकता है मेथेन होता है, मेथेन में होता है तो सीएनजी मुख्य रूप से होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास ज़रूर जाए।